Dear students, welcome in RS Academy AKTU. Myself डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स AKTU सिलेबस के लिए। तो हमने अब तक यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अब तक 1.7 लेक्चर कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जो बताया था वो ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो ग्रुप वेलोसिटी के हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के हमारे पास 5 रिलेशन थे, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिए थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज वेव फंक्शन एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है इस यूनिट का और 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का। कई बार 2 नंबर में वेव फंक्शन पूछ लेता है, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन पूछ लेता है 2 नंबर में कई बार। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर AKTU के जो क्वेश्चंस है थोड़े से वो डिस्कस कर देता हूं मैं, किस तरीके से आते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन। ये 2015 और 16 का क्वेश्चन है और 2024 में भी एक क्वेश्चन आया है अभी लेटेस्ट, वो था राइट डाउन द वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में था वो जो क्वेश्चन था। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसकी क्या खूबियां, क्या विशेषताएं हैं। ऐसे ही वो भी वेव फंक्शन की क्या, वेव फंक्शन किस तरीके से होना चाहिए, क्या वेव फंक्शन का होता है, किस तरीके से क्या है वेव फंक्शन में, वो ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो जो ये एक्चुअली में ये यही वाला क्वेश्चन था फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये वाला 2022-23 में आया हुआ, 23-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट 7 नंबर का बिग क्वेश्चन बनता है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए प्लीज, कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा है एक पार्टिकल है m मास का, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, उसके साथ वेव एसोसिएट है, तो उस वेव की वेवलेंथ देख ली हमने। अब तक उसका कंफर्मेशन कर लिया वेवलेंथ का डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। फिर उसकी वेलोसिटी देख ली vp फेज वेलोसिटी। फिर हमने उस डी ब्रोगली वेव की फेज वेलोसिटी देख ली थी। फिर हमने इसकी ग्रुप वेलोसिटी देख ली जो कि पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर आई थी डी ब्रोगली वेव की। तो अब हम इतना काम अब तक हम कर चुके हैं। तो यानी कि हमने उस वेव के लिए वेवलेंथ, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी देख ली। अब चूंकि वो वेव है तो डेफिनेटली उसका कोई एक वेव फंक्शन होना चाहिए। उस वेव का क्या होना चाहिए बच्चों, एक वेव फंक्शन भी होना चाहिए। तो अब हम उस वेव फंक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर जब वेव फंक्शन होगा तो डेफिनेटली उस वेव की एक वेव इक्वेशन भी होगी जो कि श्रोडिंगर ने बताई थी सबसे पहले। तो हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो ये हमारा मैन मोटो होगा इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हम वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये अपने आप में 2 नंबर का आर्टिकल बनता है। कई बार ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन के पीछे लगा के, कई बार ये 2 नंबर में पूछ सकता है। एक्चुअल में कहते हैं कि चूंकि हमें पता है द क्वांटिटी हुज वेरिएशंस बुल्ट अप मैटर वेव्स इज कॉल्ड वेव फंक्शन साई। वो वह क्वांटिटी जिसके वेरिएशन से वेव फंक्शन, जिसके वेरिएशन से मैटर वेव बनती है उसको वेव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इन सिमिलर फैशन, जैसे कि वह क्वांटिटी जिसके वेरिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इज इट क्लियर? जिस तरीके से हमें साउंड वेव सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज सुन रही है, तो ये साउंड वेव है। साउंड वेव कैसे सुन रही है आपको? आप साउंड वेव से मैं बोल रहा हूं, मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं, गले से आवाज निकल रही है, वाइब्रेशंस निकलता है। तो वाइब्रेशंस जो है वो हवा के पार्टिकलों को कहीं पर कंप्रेस करता है, कहीं पर रेयरफेक्शन होता है, कहीं पर संपीड़न, कहीं पर विरलन होता है और वो पार्टिकल्स आपके कानों तक पहुंचते हैं। आपकी कान की जो मेम्ब्रेन है उसको वाइब्रेट करते हैं तो आपको मेरी आवाज सुन जाती है। तो वह क्वांटिटी जिसके वेरिएशन से आपको ये साउंड वेव सुनती है
उसको मैं प्रेशर कहता हूं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, यानी कि द क्वांटिटी हुज वेरिएशंस बुल्ड अप साउंड वेव इज कॉल्ड प्रेशर। इन सिमिलर फैशन, इसी फैशन में, द क्वांटिटी हुज वेरिएशन बुल्ड अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड इन सिमिलर फैशन, इसी सिमिलर फैशन में, द क्वांटिटी हुज वेरिएशंस बुल्ड अप मैटर वेव इज कॉल्ड वेव फंक्शन साई। वह क्वांटिटी जिसके वेरिएशन से, जिसमें वेरिएशन होता है, जिसके वेरिएशन से मैटर वेव बनती है, उसे मैं वेव फंक्शन साई कहता हूं साहब। दिस इज साई। साई में वेरिएशन होता है और साई का जो वेरिएशन है यही मैटर वेव बनाता है। दिस इज मैटर वेव, यानी कि वेरिएशन ऑफ साई जनरेट्स द मैटर वेव। कितना सिंपल है, वेरिएशन ऑफ साई जनरेट्स द मैटर वेव। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एट ए टाइम इज रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट टाइम। वेव फंक्शन की जो वैल्यू है किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन होगा, क्योंकि जब पार्टिकल मोशन में होगा तो उससे एसोसिएट एक वेव होगी और वेव का होगा वेव फंक्शन। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि यदि पार्टिकल है m मास का, v वेलोसिटी से मोशन में है, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। वेव है तो वेव फंक्शन भी होगा। तो वो कहता है कि वेव फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी एक खास समय t पर, वेव फंक्शन जो है किसी खास समय पर उसके स्पेस में XYZ पॉइंट पर पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करेगा वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का इतना ही काम है बस। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। वेव फंक्शन को क्या कहते हैं? इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। वेव फंक्शन जो साई है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब बात आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्वेश्चन आया 2023-24 में। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन इज दैट, वेव फंक्शन का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसके मोड स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। तो वही बात कहता है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन इज दैट द स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू at a point is proportional to the probability of experimentally finding the particle described by wave function in a small element of volume ditto at that point। कहता है जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेव फंक्शन का, वो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसके मोड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पॉइंट पर उसका प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोबेबिलिटी के। यानी कि वेव फंक्शन का मोड स्क्वायर, यानी कि साई मोड स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोबेबिलिटी के। कितना आसान है, कितना आसान है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। और कहां पर? उस स्मॉल वॉल्यूम में जहां पर पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड है, बंधा हुआ है, जहां पर हमने पार्टिकल को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, बांध दिया है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न मोड साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्टेट साई। किसी एक स्टेट साई में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना को
प्रोबेबिलिटी को मोड साई स्क्वायर से आप डिनोट करते हैं। मोड साई स्क्वायर इज मेजर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मोड साई स्क्वायर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखिए वेव फंक्शन तो था साई प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और मोड साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आपको इतना याद रखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कहता है फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए चूंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट या तो वॉल्यूम होगी या एरिया होगी या फिर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लाइन होगी। तो डेंसिटी है तो कहता है, उसके बाद कहता है फॉर द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग करने के लिए समवेयर इन इज यूनिटी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल की मिलने की जो संभावना है वो 1 होगी उस रीजन में, ये कहना चाहता है। पार्टिकल इज सर्टेनली टू बी फाउंड समवेयर इन स्पेस, इसका मतलब है पार्टिकल उस स्पेस में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। मोड साई स्क्वायर dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 होगा जी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन मोड साई स्क्वायर डीटो इज इक्वल टू 1। और मैं इसको कहता हूं, कहता है साई सेटिस्फाइंग अबव रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। यदि साई इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। नॉर्मलाइज्ड का मतलब है वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो उनमें से केवल और केवल वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होता है जो सॉल्यूशन नॉर्मलाइज्ड होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कई बार 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, वो कह देगा व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन, व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन। तो आपको क्या बतानी है, आपको सीधे कंडीशन लिख देनी है, इनमें से कोई सी भी लिख दो, क्योंकि मैं जानता हूं डीटो बराबर होता है dx dy dz, डीटो बराबर होता है dx dy dz, और यहां एक ही इंटीग्रेशन से शो कर देते हैं हम, ट्रिपल इंटीग्रेशन से शो नहीं भी करते तो भी चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ये वेव फंक्शन जो इस तरीके से, इसको हम फिजिकल सिग्निफिकेंस दे सकते हैं और वेव फंक्शन को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। कई बार 2 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन। तो मेरे पास ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, ये हर जगह फाइनाइट होगा। इसका मतलब है वेव फंक्शन को यदि मैं ऐसे डिनोट करूं, दिस इज अ वेव फंक्शन, यदि मैं इसको कहूं ये वेव फंक्शन है मेरा साई, तो ये फाइनाइट होगा एवरीवेयर, इनफाइनाइट नहीं जाएगा। सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, बात सही है, ये सिंगल वैल्यूड होगा। क्या होगा ये? सिंगल वैल्यूड। इसकी 2 वैल्यू नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी एक ही वैल्यू होगी। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस भी होगा। पॉइंट नंबर 3, देखो बेटे मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूं, कोई भी आपको ग्राफ से, बहुत कम टीचर आपको ग्राफ से समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाना चाहिए, बड़े आराम से समझो। पहला फाइनाइट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा सॉरी सिंगल वैल्यूड, तीसरा कंटिन्यूअस, इट शुड बी कंटिन्यूअस। साई सिंगल वैल्यूड का मतलब है इसमें ये तो होगा एक्सेप्टेबल, और इसका एक दूसरा ग्राफ खींच लो यहीं, वो इस टाइप का नहीं होगा साहब, साई नॉट एक्सेप्टेबल। कैसे बच्चों, देख लो जरा इस ग्राफ को, कैसे नहीं होगा वो एक्सेप्टेबल। आप जरा इसको देखिए, ये ऐसे नहीं होगा एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई मेरे फंक्शन की, एक वैल्यू यहां आ गई, दूसरी यहां आ गई और तीसरी वैल्यू यहां आ गई। इट इज नॉट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। फाइनाइट, ये फाइनाइट फंक्शन है, और यदि फंक्शन ऐसा आ रहा है तो दिस इज इनफाइनाइट।
क्योंकि फंक्शन वेव फंक्शन मेरा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट पर जाएगा, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल है। देखो दोनों के ग्राफ समझा दिए अच्छे तरीके से। अब तीसरा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में यदि वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो ऐसा हो सकता है, दिस इज साई, ये नॉट कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है साहब। चौथा पॉइंट, इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ऑल्सो कंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है बच्चों मोमेंटम उस पार्टिकल का, मोमेंटम शुड बी कंटिन्यूअस। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं कहूंगा, मेरा वेव फंक्शन ये है डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी टी नहीं आएगा यहां डियर स्टूडेंट्स, ये डी साई बाई डी एक्स आएगा। वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट के, तब मोमेंटम आता है बेटे। तो ये ऐसा होगा साहब, दिस इज एक्सेप्टेबल, ये कंटिन्यूअस होगा। ये नॉट कंटिन्यूअस, डी साई बाई डी एक्स। या फिर इस ग्राफ को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इस वाले को यदि वे फंक्शन ऐसा दिया है तो इट शुड नॉट बी, इट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड नॉट बी कंटिन्यूअस, क्योंकि इस पॉइंट पर यहां डी साई अपॉन डी एक्स जो है वो नॉट कंटिन्यूअस होगा बेटे। और सब जगह तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। तो देखो पहला ग्राफ ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। दूसरा सिंगल वैल्यूड, ये डबल वैल्यूड, ट्रिपल वैल्यूड। तीसरा दिस इज कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। इस तरीके से दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस, अब मैं डिस्कस करूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चूंकि मैंने देख लिया अब तक, यदि कोई पार्टिकल मोशन में है, यदि कोई एम मास का पार्टिकल मोशन में है, तो मैंने उसकी वेवलेंथ देख ली, उसकी फेज वेलोसिटी देख ली, उसकी ग्रुप वेलोसिटी देख ली, उसका वेव फंक्शन देख लिया। अब उसके लिए कोई वेव इक्वेशन भी तो होनी चाहिए। जब कोई पार्टिकल मोशन में है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, तो उस वेव की एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए। तो वो जो वेव इक्वेशन है वो मैं अब डिस्कस करूंगा। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स। क्योंकि मटेरियल पार्टिकल के चलने पर ही तो वो वेव जनरेट हुई थी, तो उसको मैं कहता हूं मैटर वेव, इसीलिए उसको मैटर वेव बोलता हूं। तो मैटर वेव की इक्वेशन है ये, और श्रोडिंगर ने सबसे पहले इसको इक्वेशन को फाइंड आउट किया था, तो उन्हीं के नाम पर है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फाइंड आउट कर लूंगा। दोनों एक ही आर्टिकल में आएगी, अलग अलग मुश्किल ही पूछी जाती है, कभी नहीं पूछी जाती अलग अलग, दोनों एक ही आर्टिकल में पूछी जाती है। 7 नंबर का क्वेश्चन बिग क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एस यूनिट के लिए। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, शुरू कर देते हैं यहां से। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m moves with velocity v, then the general wave equation, then the general wave equation of motion is, यदि m मास का कोई पार्टिकल
यदि एम मास का कोई पार्टिकल मोशन में है v वेलोसिटी से, तो उसके लिए जनरल वेव इक्वेशन में लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं d2 psi अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2 psi अपॉन d t स्क्वायर। ये आई कहां से है इक्वेशन बच्चों, ये भी देख लो ये आई कहां से है। ये एक इक्वेशन होती है मेरी d2 y अपॉन dx स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2 y अपॉन dt स्क्वायर, उससे आई इक्वेशन है। क्योंकि वहां y में चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू x, यहां साई में चेंज हो रहा है। क्योंकि मैटर वेव कब बनेगी, जब साई में चेंज होगा। वेव फंक्शन ने यही कहा था, जब साई में चेंज होगा तो मैटर वेव बनेगी। तो इसका मतलब साई में चेंज करो x के रेस्पेक्ट में, तो d2 psi अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2 psi अपॉन dt स्क्वायर। और इसका एक सॉल्यूशन होता है, वो मैं लिख देता हूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस i ओमेगा t माइनस के एक्स। ये इसका सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन से प्रेरित सॉल्यूशन में यहां लिखूंगा, क्योंकि यहां y में चेंज होता है तो सॉल्यूशन y की फॉर्म में आता है, यहां साई में चेंज हुआ है तो सॉल्यूशन साई की फॉर्म में आएगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तो मेरे पास आएगा साई, और फंक्शन किसका है साई, एक्स और टी का। क्योंकि यदि मैं कहता हूं कि बम फटा, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा, मैंने कहा बम फटा, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, कहां फटा। कहां का मतलब आप पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज द पोजीशन। फिर आप पूछेंगे कब फटा, तो दिस इज टाइम। तो साई जो है वो हमें किसके बारे में बताता है, पोजीशन और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो मेरे पास आ गया साई एक्स टी इजकल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेम सॉल्यूशन जैसा ये सॉल्यूशन लिखा मैंने, जैसे ऐसे ये सॉल्यूशन लिख लिया। और मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जनरल वेव इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन, ये वाली चीज भैया ये आपको रट लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है मेरी, आगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी काम आएगा। ये दो चीजें याद कर लो, पकड़ लो इन्हें बस, एक तो जनरल वेव इक्वेशन, एक उसका सॉल्यूशन लिखना। फिर कैसी भी इक्वेशन यहां कुछ भी आ जाए, मान लो यहां ये आ गया किसी कारण से, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, बस इतना सा चेंज किया करेंगे फिर आगे। ठीक है, चलो मैं इसको अब रब कर देता हूं। जनरल वेव इक्वेशन मैंने लिख ली, मैंने जनरल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख लिया बेटे, मेरे पास जनरल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब मैं लिखता हूं, अब मैं कहता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस सॉल्यूशन को एनर्जी की और मोमेंटम की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, किससे लिंक्ड होती है, एनर्जी से डायरेक्ट। के प्रोपेगेशन वेक्टर है, डायरेक्ट किससे, प्रोपेगेशन का मतलब डायरेक्शन में चलता है, डिस्टेंस है, तो किससे लिंक्ड होगा डायरेक्ट, मोमेंटम से, पी से। तो मेरे पास अब मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा ई और पी की टर्म्स में इसको चेंज करना चाहता हूं। तो वी नो दैट, बल्कि मैं यहीं दिखा देता हूं आपको, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एंड वी नो दैट ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और न्यू की जगह रख दिया मैंने ई अपॉन एच, और ओमेगा इज इक्वल टू
ई अपॉन एच अपॉन 2 पाई बेटे। देखना डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैंने क्या दिया? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, मैं जानता हूं वेरी वेल, मैं जानता हूं ई इक्वल टू एच न्यू। तो मैंने क्या किया? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ई बाई एच लिख लिया। और फिर मैंने क्या किया? ई को तो ऊपर ही रहने दिया, ये रहा ई एज इट इज। मैंने फिर इस 2 पाई को इस एच के नीचे ले गया मैं, तो एच अपॉन 2 पाई। और मैं जानता हूं चूंकि इसको मैं कुछ कह दूंगा एच क्रॉस, तो एच अपॉन 2 पाई जो है वो एच क्रॉस होता है। तो यानी कि एच अपॉन 2 पाई जो है नीचे आया हुआ है, इसको मैं क्या कह दूंगा? एच क्रॉस। तो ओमेगा इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस लिख सकता हूं मैं यहां। ऐसे ही मैं के को भी चेंज कर लूंगा, स्टार लगा देता हूं इस पे भी स्टार लगा देता हूं। के इक्वल टू है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू है एच अपॉन पी। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा दिस इक्वल टू 2 पाई पी बाई एच। तो के बराबर मैं लिख सकता हूं पी अपॉन एच अपॉन 2 पाई, और इसको फिर से मैं एच क्रॉस कह दूंगा। तो मेरे पास के इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन एच क्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आ गई ओमेगा की वैल्यू, ये आ गई के की वैल्यू। ओमेगा और के को ही मुझे रिप्लेस करना था, तो मेरा वेव फंक्शन जो बनेगा वो बन जाएगा मेरा वेव फंक्शन साई एक्स टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी अपॉन एच क्रॉस एक्स। ये बन गया मेरा वेव फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछ लो। नहीं है, बहुत सिंपल है। एच क्रॉस कॉमन आ रहा है, इसे जरा बाहर खींच लो एच क्रॉस को। तो मेरे पास सॉल्यूशन जो आया साई, अब मैं बार बार एक्स टी के आगे नहीं लिखूंगा, मैं अंडरस्टूड, ये बात अंडरस्टूड हो गई कि साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो बस एक बार लिख देता हूं अब लास्ट, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर मेरी आ गई 3। इक्वेशन 3 आ गई। अब इस इक्वेशन को 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, याद रखना है। तो डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x ट्वाइस। 2 बार x के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से करेंगे। तो डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स एज इट इज रह जाएगा। फिर एक्स का फिर से करेंगे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट से बाहर, और ई टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 0, और माइनस पी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, पी कांस्टेंट है, एक्स का होगा डीएक्स अपॉन डीएक्स 1 हो जाएगा, तो माइनस के पी आ जाएगा, यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस, माइनस मेरा कैंसिल हो गया, आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी साई, ये है डी साई बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स देखना प्लीज, डी साई बाई डी एक्स। भाई ये चीज क्या है? ये चीज तो साई है, मैंने लिख दी साई। और हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि आई अपॉन एच क्रॉस इंटू पी को पहले लिख लेना, क्योंकि पी मोमेंटम है, ये ऑपरेटर क्वांटिटी है। पी जो है ये मोमेंटम है बेटे, और मोमेंटम एक ऑपरेटर है। क्या है ये? ऑपरेटर।
तो ऑपरेटर हमेशा वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा और वो लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करता है। जैसे कि हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स, ये किसी भी फंक्शन पर लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करता है, दिस इज ऑपरेटर। तो ऐसे ही मोमेंटम भी एक ऑपरेटर है बेटे, तो इसे हमेशा इधर ही लिखना। कुछ बच्चे उधर लिख देते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो अगेन डिफरेंशिएशन डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाएगा दिस इजकल टू दोबारा से कर लो, तो आई अपॉन एच क्रॉस इनटू पी और आई अपॉन एच क्रॉस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आई अपॉन एच क्रॉस इनटू पी, एक बार फिर से आएगा इसका और एज इट इज रह जाएगा ये। भैया जैसे तुम इसका करोगे, भाई ये क्या है, ये है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर दोबारा से इसका करोगे तो ए ई की पावर यही आएगी और ये टर्म दोबारा से फिर से आएगी, तो इसका मतलब है आई अपॉन एच क्रॉस इनटू पी दो बार आएगा, एक बार ये रहा एक बार फिर से आ जाएगा और साई एज इट इज रह जाएगा। तो इसको मैं कह देता हूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ले लेता हूं, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू आई माइनस वन, तो माइनस के पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक आ गए हम, मैंने कर लिया इसको इतना। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, वी नो द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मैं जानता हूं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तुम्हें याद हो। पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहता हूं वी एक्स, ये टोटल एनर्जी है जी, इसमें ऊपर नीचे एम की गुणा कर लो, तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस वी एक्स। मैं जानता हूं P बराबर होता है एम वी, तो P स्क्वायर बराबर होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। बच्चों ये P स्क्वायर बन गया, तो E बराबर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। दोनों तरफ साई से ऑपरेट कर लो, तो E साई इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई। अब ये मत कहना जी वी के आगे आपने एक्स नहीं लगाया, मैं जानता हूं पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती है बेटे, यानी कि जैसे जैसे आप पोजीशन को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मान लीजिए कोई नदी का पानी है, नदी के पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहता है, तेज चलता है, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन यदि आप नदी के पानी को डैम लगा करके रोक दो तो उसका पानी रुक जाएगा, तो उसके पानी का स्तर बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी वहां एनर्जी, और फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर हम एक बारीक चैनल से टरबाइन के ऊपर डाल करके अपने डैम में बिजली बना लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन होती है, तो इसीलिए हमें पता है, अंडरस्टूड बात है यहां, ठीक है। तो मैंने कह दिया, अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर, ये 4 थी मेरी, वो 5 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर साई फ्रॉम 4, देखो बेटे 4 में, ये 4 थी, इसमें P स्क्वायर साई की जो वैल्यू है वो आएगी यहां से। यदि मैं यहीं से कैलकुलेट करके देखूं तो P स्क्वायर साई बराबर होगा
माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये रहा पी स्क्वायर साई बराबर, ये माइनस इधर चला जाएगा और एच क्रॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू रखना चाहता हूं, तो मेरे पास आएगी टर्म ई साई माइनस वी साई, इस माइनस कर दिया वी साई को इधर ले गया मैं, ई साई है माइनस वी साई उधर से आ गया, और इसकी वैल्यू रख लूंगा माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब ये माइनस है इधर, इसे भी प्लस करके उधर ही ले जाओ, तो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन आएगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। या मैं इस इक्वेशन को बच्चे ऐसे कह सकता हूं डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा कर लिया। तो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 में गुणा होगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर यहां गुणा होगा, ये आ गया, और 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर यहां गुणा होगा, तो 2m से 2m कट जाएगा, क्योंकि 2m ऊपर आएगा यहां नीचे है, और एच क्रॉस स्क्वायर यहां नीचे आएगा वहां ऊपर आएगा, तो इस तरीके से तो मैंने गुणा कर लिया। इसको दिखाता नहीं कभी, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा इसको ऐसे, बस सीधे कह देगा कि इससे बाद में सीधे ये टर्म लिख देना बस। Which is Schrodinger wave equation? Which is Schrodinger time independent wave equation in वन डायमेंशन। क्योंकि बच्चों इसमें केवल एज एक्स ही एक्स है, वाई और जेड नहीं है, वन डायमेंशन में आई है। और यदि मैं इसे 3 डायमेंशन में लिखना चाहूं तो इन 3 डायमेंशन मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इन 3 डायमेंशन इधर x है तो y वाली टर्म भी ऐसे ही आएगी सेकेंड ऑर्डर में ही, प्लस उसे लिख दो अपनी तरफ से डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस जेड वाली टर्म भी आएगी जेड स्क्वायर प्लस इस टर्म में कोई x की टर्म है ही नहीं, तो एज इट इज रह जाएगी 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और e माइनस वी साइज इक्वल टू 0। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साइज इक्वल टू 0। देखो बच्चों मैंने क्या किया है बेटे, मैंने चूंकि साई एक ऑपरेटर है और d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर सॉरी साई एक वेव फंक्शन है और d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक ऑपरेटर है, d2 अपॉन डी स्क्वायर ऑपरेटर है, d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर एक ऑपरेटर है, तो वेव फंक्शन राइट हैंड साइड से ऑपरेट करता है किस पर, ऑपरेटर पर। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड में निकाल दिया, इसको ये निकाल दिया, और ये इधर से ऑपरेट करता है, इसका मतलब इन पे ऐसे ऑपरेट करेगा, यहां से यहां आएगा, फिर यहां ऑपरेट करेगा और फिर यहां ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑपरेट करता है। मैं जानता हूं ये, तो इसको मैं कहता हूं लैप्लासियन ऑपरेटर, दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, और इसको डेल स्क्वायर से डिफाइन करता हूं, डेल स्क्वायर से। तो मेरी टर्म जो बनेगी वो आई डेल स्क्वायर साई प्लस
2m/h² E minus V psi is equal to 0. This is Schrodinger time independent wave equation in 3 dimension. ठीक है बच्चों, अब यही इक्वेशन मैं फ्री पार्टिकल के लिए लिख लेता हूं. फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल मैं जानता हूं फ्री पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो वेव इक्वेशन बन जाएगी d2 psi प्लस 2m/h² into E psi is equal to 0. तो यदि आपसे फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछे ना कोई, तो आपको यह बतानी चाहिए. दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन फॉर ए फ्री पार्टिकल. ये आ गया रिलेशन. अच्छा, ये लैप्लासियन ऑपरेटर वाला क्या किस्सा है जी, इसको भी जरा एक बार समझ लेना. इसको मैं समझा देता हूं तुम्हें छोटा सा, फिर मैं उसको रफ कर दूंगा. ठीक है ना, यहां समझा देता हूं लैप्लासियन ऑपरेटर है क्या चीज. एक्चुअली में है लैप्लासियन ऑपरेटर ये कि मैं जानता हूं डेल इज इक्वल टू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और डेल डॉट डेल. इसका मतलब है डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है बच्चों, तो इसकी इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो एक बार जरा. तो डेल डॉट डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड. अब मैं जानता हूं इसकी इस टर्म में होगी मल्टीप्लाई, इसकी इस टर्म में होगी और इसकी इस टर्म में होगी, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू तो होता है 1, आई डॉट आई इज इक्वल टू तो होगा 1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू होगा 0 और जे डॉट जे इज इक्वल टू होगा 1 और जे डॉट आई या जे डॉट के कुछ भी हो वो 0 होगा और के ऐसे के डॉट के 1 होगा और के डॉट आई जो है वो 0 होगा और के डॉट जे भी 0 होगा. तो केवल और केवल वही टर्म सरवाइव करेगी जो सिमिलर होगी, यानी कि आई डॉट आई वाली. यहां आई डॉट आई आएगा तो टर्म बचेगी जे डॉट जे के डॉट के, तो 3 टर्म आएगी बच्चों. ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं. तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा रिलेशन. तो रिलेशन मेरे पास बनेगा, क्योंकि मैं जानता हूं यह है डेल डॉट डेल, तो इसको मैं कहूंगा डेल स्क्वायर और इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों. क्यों, क्योंकि अब ये स्केलर बन चुका है. तो डेल स्क्वायर बराबर आई डॉट आई 1 होता है और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स, तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर. और इसी को हम कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर. क्या कहते हैं इसको, इसको आपको याद रखना है, यह है लैप्लासियन ऑपरेटर. इसको भी याद रख लेना आप. ठीक है, चलिए ये था मेरा, देखिए प्लीज लैप्लासियन ऑपरेटर ये रहा. तो डेल और d2 अपॉन dx स्क्वायर एक ही बात है. डेल का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएशन और d2 अपॉन dx स्क्वायर का मतलब है टोटल डिफरेंशिएशन. तो मैं इसको यहां से अब रफ कर देता हूं. इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. चलिए, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन तो आ गई. अब डिपेंडेंट उसी से आ जाएगी बस.
ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। तो मैं जरा एक बार इसको नंबरिंग दे देता हूं। दिस इज 5 और इसको मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए 6। सेवन और 8। अब टाइम इंडिपेंडेंट के लिए मैं लिखता हूं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए करना कुछ नहीं है, मेरे पास आई हुई है वो एक सारी चीजें मैंने फाइंड आउट कर रखी है। बस इतना करना है मुझे कि जो मेरा वेव फंक्शन था उसे टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर लो अगेन। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन मेरे ख्याल से वो 2 थी, जरा मैं देख लूं एक बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये री 2, ये वाली, इसको 2 कह देना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये 2 है मेरे पास। तो 2 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी। एक ही बार, बस एक ही बार करूंगा बच्चों। तो मेरे पास आएगा डी साई बाई डी टी इजकल टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस एज इट इज आ जाएगा ई टी माइनस पी एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन, और फिर एक्स का फिर दोबारा से करेंगे इसका। तो माइनस के आई अपॉन एच क्रॉस तो ये है, और ई टी का टी के रेस्पेक्ट में ई आएगा, और पी एक्स का 0 हो जाएगा। तो मेरे पास टर्म जो आएगी वो आएगी माइनस के आई अपॉन एच क्रॉस ई इंटू साई, बिकॉज दिस टर्म विल बिकम साई। और एनर्जी को मैंने इधर रखा है, देखिए हमेशा मैंने बताया है एनर्जी जो है वो एक ऑपरेटर है, साई वेव फंक्शन है। तो एनर्जी को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और ऑपरेटर को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो मेरे पास डी साई बाई डी टी की इक्वेशन, डी साई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। मुझे यहां से चाहिए ई साई की वैल्यू, तो ई साई इज इक्वल टू ये आ जाएगी, एच क्रॉस ऊपर जाएगा तो एच क्रॉस माइनस के अपॉन आई डी साई बाई डी टी। इस इक्वेशन को आई से ऊपर नीचे गुणा कर लो, इस इक्वेशन को मैंने आई से ऊपर नीचे गुणा कर लिया बच्चों। तो मेरे पास यहां तो बन गया आई, और ये आई स्क्वायर हो गया माइनस के 1, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन गया ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। इसे कह दो इक्वेशन नंबर, जितनी भी मेरी आई थी 8 तक आ गई थी, इसे 9 कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 9 को, इक्वेशन नंबर 9 को और इक्वेशन नंबर मेरी जो पी स्क्वायर वाली टर्म आई थी ये वाली, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 4 को, ये वाली जो है 4, इसको एनर्जी कंजर्वेशन में रखो। Putting equation 9 and equation 4 in energy conservation, एनर्जी कंजर्वेशन क्या थी, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई, और ई साई की अभी वैल्यू आई है आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 9 में देख लीजिए आप प्लीज, यही वैल्यू है इसकी, ये इक्वेशन नंबर 9 मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज 9, ई साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी।
मैंने लिख दी, इजकल टू पी स्क्वायर, साई की वैल्यू है माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर और डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इसको उधर लिख लेता हूं। तो इक्वेशन बनी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। यही है श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन वन डायमेंशन में। तो दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 1D। 3D में लिखना चाहता हूं तो बस इस डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो इन 3D तो इक्वेशन हो जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर साई प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। अब फिर से साई को उधर राइट हैंड साइड पर मैं इसको कॉमन ले रहा हूं। तो साई को फिर से मैंने राइट हैंड साइड पर कॉमन ले लिया, तो मेरी इक्वेशन बनी माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू इंटू साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। और इसको मैं कह देता हूं लैप्लासियन ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, सबको पता है। तो प्यारे बच्चों क्या बना, माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, इसकी जगह डेल स्क्वायर आ गया, वो साई वहां से आ गया, प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी which is Schrodinger time dependent wave equation. This is Schrodinger time dependent wave equation in 3 dimension. थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूं, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, राइट हैंड साइड पर इस साई को कॉमन ले लेता हूं बच्चों। साई देखो, ये साई यहां से कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे कॉमन आएगा, तो यहां से माइनस का क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर और यहां से वी साई, वी बच गया, इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन एच। This is Hamiltonian operator and represents the total energy। चूंकि ये टर्म उधर टोटल एनर्जी के बराबर आ रही है, ये ई साई था ना, तो दी टोटल एनर्जी। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, एच साई इज इक्वल टू ई साई। प्यारे बच्चों ये ई साई तो था, ये ई साई था, टोटल एनर्जी थी, ये पीछे देख लेना। तो मेरे पास आ गया एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये आपकी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हो गई। मैं तो आपको यही सलाह देता हूं, यही कहूंगा कि आप श्रोडिंगर की टाइम, क्वेश्चन नंबर 9 थी ये, इक्वेशन नंबर इसे कह दो 10,
11, 12 और 13। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को पहले फाइंड आउट करो। उसमें आपको वेव फंक्शन को सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद जब आप वेव फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, सीधे उसकी वैल्यू को आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में रख देंगे, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। यदि आपको टाइम डिपेंडेंट भी चाहिए तो फिर वेव फंक्शन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और दोनों वैल्यू को, जब 2 बार आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, एक बार आपने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया वेव फंक्शन को, उन दोनों वैल्यू को श्रोडिंगर उन दोनों वैल्यूज को आपको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में रख देना है, तो आपकी वेव इक्वेशन वेरी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।